3 लेसन्स को कवर करेंगे। अब 3 लेसन्स में इसमें डेफिनेशंस हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं और एक टॉपिक है आवर लेक्चर कंप्राइज्ड ऑफ 30 to 40 मिनट्स। बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बी अटेंटिव, ओनली 30 to 40 मिनट्स फॉर दिस। आपको अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट लिसन। और अगर कोई ऐसी कोई टॉपिक आती है, कोई ऐसा चीज़ आती है जो आपको क्लियर नहीं होती, आप उसे जॉट डाउन करें, लिखते रहें और लेसन्स के एंड पे क्वेश्चन आंसर होंगे। आप इजीली क्वेश्चन करेंगे एंड आई विल गिव देयर सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। कास्ट अकाउंटिंग, कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक्चुअली कास्ट अकाउंटिंग जो है किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल लागत मालूम करने के लिए कास्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और ये प्रैक्टिकली फील्ड में अप्लाई होती है। क्योंकि कास्ट अकाउंटिंग क्यों है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक प्रोडक्ट नहीं होती, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं और उसके मार्केट में मल्टीपल कंपेटिटर भी होते हैं उस कंपनी के। अब अगर कोई भी कंपनी अगर अपनी कास्ट शीट ना बनाए किसी प्रोडक्ट की कि उस मेरी प्रोडक्ट पे कितनी लागत आई है, सपोज स्टेशनरी की कंपनी है और एक ही कंपनी की डिफरेंट टाइप्स की पेंसिल्स होती हैं, बॉल पेन्स होते हैं और भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी, तो उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। अगर वो हर प्रोडक्ट की अलहदा कास्ट ना बनाए तो उसको उसकी प्राइस फिक्सेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सपोज़ पियानो पेन है, अब अगर उसके ऊपर उसे पता ना चले कि इसकी मैंने कितनी खर्चा है, इसके ऊपर टोटल इसकी प्रोडक्ट इसमें कास्ट में कितनी आई है, तो वो उसको प्राइस फिक्स करते हुए उसको प्रॉब्लम होगी। अच्छी प्रोडक्ट की ज़्यादा कीमत लगा, कम की कीमत लगा सकता है, या उससे लेस क्वालिटी की प्रोडक्ट की अच्छी कीमत और ज़्यादा कीमत लगा देगा, जिसकी वजह से मार्केट में उसकी प्रोडक्ट का इम्बैलेंस रहेगा और सही असेसमेंट नहीं होगी। इस वजह से कास्ट अकाउंटिंग बहुत ही वाइटल है। और कास्ट अकाउंटिंग मेजर जो इस पे 3 एलिमेंट्स हैं कास्ट अकाउंटिंग के। 3 एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये जो तीनों हैं, मटेरियल, ये तीनों मिला के इनका टोटल जो होगा ये हमारा कास्ट बनाएगी, किसी भी प्रोडक्ट की कास्ट कहलाएगी। इसमें फिर डायरेक्ट कास्ट भी होती हैं, इनडायरेक्ट कास्ट भी होती हैं, ये मैं आपको सेपरेटली आगे चल के फिर क्लियर कराऊंगा। अच्छा, डेफिनेशन आ गई हमारे पास। कास्ट अकाउंटिंग क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म जो हमारी डेफिनेशन लिखी है इसमें उन्होंने कहा है कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने पढ़ा है उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसी से निकली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो विच प्रोवाइड्स मैनेजमेंट प्रॉम्प्टली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग, कि कोई भी चीज़ हमने बनानी है या उसको बेचना है तो उस पर कितनी लागत आई है ये हमें बताती है। सेकंड है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये प्रोफेशनल नॉलेज है और एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी एंड स्किल इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब कोई भी मैनेजमेंट जब डिसीजन करती है उसके पास डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उस सिनेरियोज के लिए जो मैनेजमेंट है, जो बेस्ट वे है अपने नॉलेज का, प्रोफेशनल नॉलेज, वो यूटिलाइज करती है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो और कंपनी किसी भी लॉस से बच जाए। सपोज करते हैं हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी के पास एक एग्जिस्टेंट मशीनरी है और वो प्रोड्यूस कर रही है
50,000 यूनिट्स पर ईयर, और उसकी जो अभी बुक वैल्यू है हमारे पास, उसकी जो कीमत हमारी रिसेंटली है मार्केट, नहीं बुक में जो लिखी हुई है, सपोज उसकी है 5 लाख। अब कंपनी को एक और ऑफर आती है कि मार्केट में एक नई जदीद मशीन आ गई है जो 50,000 के बजाय 1 लाख यूनिट बनाती है साल के, और उसकी कास्ट है 7 लाख रुपए टोटल। अब कंपनी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये अप्लाई करेगी, अपने बेस्ट नॉलेज और स्किल यूटिलाइज करेगी कि वो कंपनी को बेनिफिशियल कौन सी बेनिफिट मशीन कौन सी अच्छी रहेगी। एग्जिस्टिंग मशीन सही रहेगी कि उस पर अगर थोड़ी सी हम ओवरहालिंग कर लें, या फिर न्यू मशीन परचेज करें, किसमें कम से कम फ़ायदा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, एनालिसिस होगा। तो ये एनालिसिस क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक शुरू से यही कहा है कि कास्ट पर प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है हमारा, कितनी लागत आ रही है, कास्ट लागत। वेयर एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग का ये था, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर बेस्ट डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग को इजीली डिसाइड कर सकें कि विच प्रोडक्ट हैज़ टू परचेज एंड विच हैव टू गिव अप, किसको छोड़ दें और किसको अडॉप्ट कर लें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारे सब्जेक्ट का। यूज यूजेज ऑफ कॉस्ट एंड, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है मैनेजमेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इट डिटरमिन्स टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कह रहा है कि कास्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर मुश्तमिल होती है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक शीट है, एक स्टेटमेंट बनती है, जो आगे चल के तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जिसमें कोई भी जब प्रोडक्ट बनती है तो उस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से कास्ट ऐड होती हैं। नंबर वन है डिटरमाइन, नंबर टू इट डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये इस्तेमाल का एक फ़ायदा ये है कि ये हमें बिल्कुल राइट अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस हमें बताती है कि इतनी सेलिंग प्राइस है हमारी। नंबर थ्री है डिस्क्लोज प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स एरियाज एंड एक्टिविटीज़ कैपेसिटी लेवल्स। हमें ये बताती है कि कौन सी मशीनरी में कितनी कैपेसिटी है, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कौन सी प्रोडक्ट में कितनी हम प्राइस फिक्सेशन, इसका मेन मोटिव है कि किस पे कितनी हम प्राइस लगाएं तो ये मार्केट में सेल होगी। नंबर फोर इट इज़ यूज टू डिसाइड वेदर टू मैन्युफैक्चर और परचेज। ये भी मैनेजमेंट का डिसीजन है कि कोई भी प्रोडक्ट है, एक हमें आउटसोर्स ऑफर आती है किसी थर्ड पार्टी से। अब अगर हम उस प्रोडक्ट को खुद बनाएं, एनालिसिस हम ये करेंगे, मैनेजमेंट ये डिसीजन करेगी कि अगर हम सपोज़ कोई कैलकुलेटर्स की हमारी कंपनी है, हम कैलकुलेटर खुद अगर बनाएं, एक कैलकुलेटर है कासियो, तो उस पर लागत आती है 300 रुपीज़, और हमें एक थर्ड पार्टी की ऑफ़र आती है बाहर से, वो कहती है मैं आपको 270 का सेल करूँगा। तो मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगी कि आइदर इसे खुद बनाया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, या आउटसोर्स किया जाए, थर्ड पार्टी से परचेज किया जाए। तो इसका भी बेनिफिट है हमें, जिस बंदे को इसका नॉलेज होगा वो इजीली इसमें अपना नॉलेज लगाएगा। और नंबर 5 में है इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी चीज़ें बन रही हैं उस पर जो लागत आ रही है, उसकी प्लानिंग और कंट्रोलिंग में भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स of three elements: direct material, direct labor, and production cost or factory cost, total factory overhead cost। डायरेक्ट मटेरियल कास्ट के जो चीज़ जो मटेरियल हम परचेज करते हैं, ऑल दोज मटेरियल विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्ट्स, विद द प्रोडक्शन। तो अब अगर सपोज हम चेयर, हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, लेट्स फर्नीचर बिजनेस में हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर होगा, तो अगर हम लेट्स
चेयर बना रहे हैं तो चेयर के लिए हमें वुडन ज़रूरत है, लकड़ी है, नेल्स हैं और उसका जो वूलिंग का है वो है। तो ये 3-4 आइटम्स हमें ज़रूरत पड़ेंगे। ये जो परचेज़ हम करेंगे तो ये परचेज़ क्या कहलाएगा, ये चीज़ें डायरेक्ट मटेरियल कहलाएंगे। सेकंड वन है डायरेक्ट लेबर, और उसको बनाने के लिए जो लेबर ज़रूरत होगी, लेबर उसको जो कारपेंटर होगा उसको बनाएगा और वो जो एक बुनेगा उसको तो ये डायरेक्ट लेबर कहलाएगी, जो डायरेक्टली उसके ऊपर हमारा खर्चा लग रहा है उस चेयर को बनाने में। और अगर कोई फैक्ट्री हमने इंस्टॉल की हो, कोई मशीनरी इंस्टॉल किया, मशीनरी का जो खर्चा है, बिजली का उसका खर्चा है, उसको इंश्योरेंस कराई हुई है, अगर रेंट पे है तो रेंट का उसका खर्चा, तो जो भी उसका उसको ऑयल पे चलती है या जिस चीज़ पे चलती है, या यहाँ जो उसके ऑपरेटर्स हैं उनकी तनख्वाहें हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, वो सारी हमारी प्रोडक्शन कास्ट कहलाएगी या फैक्ट्री कास्ट कहलाएगी। अब बात आती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट की। डायरेक्ट कास्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कास्ट क्या होती है? डायरेक्ट कास्ट वो कास्ट है विच इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होगी वो डायरेक्ट कास्ट है, और इनडायरेक्ट जो उसके साथ रेलिवेंट नहीं होगी वो इनडायरेक्ट कास्ट होगी। एलिमेंट्स ऑफ कास्ट हैं हमारे पास, वही तीन कॉस्ट हैं, थ्री एलिमेंट्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कास्ट, और इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट भी कहा जाता है। प्राइम कास्ट क्या है हमारे पास? फार्मूला है हमारे पास। क्वेश्चन आ जाए अगर, फाइंड प्राइम कास्ट, आपको 3 से 4 आइटम दिए जाए गए होंगे, उसकी प्राइस भी दी गई होगी। देन प्राइम कास्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो कास्ट, ये तीनों का कंप्राइज क्या कहलाएगी? प्राइम कास्ट कहलाएगी। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। टोटल प्रोडक्शन कास्ट, प्राइम कास्ट और फैक्ट्री ओवर कास्ट, अगर फैक्ट्री ओवर कास्ट अगर इसमें मिला लें तीनों मिला के तो ये हमारी बनाएगी टोटल प्रोडक्शन कास्ट, इसे टोटल फैक्ट्री ओवर कास्ट भी कहा जाता है। एंड नंबर 3 है हमारे पास कन्वर्जन कास्ट। कन्वर्जन कास्ट क्या है हमारे पास? मटेरियल और डायरेक्टली प्राइम कास्ट और मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी कास्ट हैं जब आपस में मिलेंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवर, ये टोटल प्रोडक्शन कास्ट और टोटल फैक्ट्री कास्ट कहलाएंगी। एंड कन्वर्जन कास्ट क्या है? डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट कन्वर्जन कास्ट कहलाएगी। अच्छा, कास्ट बिहेवियर पैटर्न देखें हमारे पास। वेरिएबल कास्ट और फिक्स कास्ट क्या है? इन टोटल और पर यूनिट में देखें, अगर हमारे पास लिखा हुआ है वेरिएबल कास्ट टोटल में, टोटल वेरिएबल कास्ट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी लेवल विद इन द रेलिवेंट रेंज। वेरिएबल कास्ट ये है कि अगर आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़े और वो जो कास्ट है वेरिएबल कास्ट वो भी उसी रेशो से बढ़ जाए तो ये वेरिएबल कास्ट कहलाएगी। इसी तरीके से फिक्स्ड में देखें, टोटल फिक्स कास्ट रिमेन्स द सेम इवन व्हेन द एक्टिविटी लेवल चेंजेस व्हेन द रेलेवेंट रेंज। जब आपकी एक्टिविटी लेवल चेंज हो जाए और फिक्स्ड कास्ट आपकी सेम रहे तो ये क्या कहलाएगी? फिक्स्ड कास्ट कहलाएगी। या यूँ समझें, वेरिएबल कास्ट और फिक्स्ड कास्ट को अगर मैं ऐसे डिफाइन करूँ कि सपोज आपकी प्रोडक्शन है, कैपेसिटी है फैक्ट्री की 1000 यूनिट्स पर मंथ, और पर यूनिट कास्ट है 30 रुपीज़। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 30 पर यूनिट, 30,000। हमारी रिसेंट जो प्रोडक्शन की अमाउंट है, कास्ट है, वो 30,000 है। अब अगर हमारी कंपनी इन्हांस करती है और प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी 1000 से लेट 12,000 हो जाती है, 1200, रेट पर यूनिट सेम रहेगा, दैट इज़ 30 रुपीज़, दैट इज फिक्स। तो ये हमारी बन जाएगी
36,000। तो हम फिर प्रैक्टिकल हमारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें मजीद अप्लाई करेंगे। लेसन 2, important terminologies. Cost unit, a unit of product or service in relation to which the cost is ascertained. एग्जाम्पल दी है, बॉल पॉइंट फॉर अ बॉल पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, होटल फॉर बेवरेज कंपनी। मतलब ये है कि कास्ट पर यूनिट जैसे लिखते हैं। सपोज आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दें कि अब बनानाज हमने परचेज करने हैं तो वो डजन से आएंगे, उसका कास्ट यूनिट क्या होगा? डजन। अच्छा, पेपर हम यूज़ करेंगे, रिम ले आते हैं तो उसका कास्ट यूनिट रिम है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट 3 में, उसमें एग्जांपल कोट की हुई उसने कास्ट पर यूनिट, ये एग्जांपल हैं। देखें, ऑटोमोबाइल्स जो हमारे पास हैं, कार्स हैं, तो वो नंबर्स में आएंगी, टोटल नंबर्स भी कितनी कारें हैं। इसी तरीके से आपकी केबल है, रोप है, रोड है, कंस्ट्रक्शन है, वायर है, इसकी जो कास्ट यूनिट किस में होगी? मीटर में या किलोमीटर में। इसी तरीके से आपकी शुगर है, आयरन है, स्टील है, ठीक है, व्हीट है, सीमेंट है, इसका टन में या मंड में पर यूनिट कास्ट यूनिट आएगी। केमिकल्स का लीटर में है, गैस का क्यूबिक मीटर में है, और जो आपके बिजली के जो मीटर हैं, पावर है, उसका किलोवाट आवर्स में है। इसी तरीके से है, तो ये क्या कहलाएगी? ब्रांच होती है, या एक ये भी एक डिवीजन होता है। ये सिर्फ ये कहता है, इसकी देखभाल करता है कि You कितनी are now इन्वेस्टमेंट हो muted. रही है, कितनी आ रही है, कितनी जा रही है। और मैनेजर होता है वो फुली रिस्पॉन्सिबल। रेलिवेंट और इरेलीवेंट कास्ट, ठीक है। रेलिवेंट कास्ट वो होती है जो किसी भी चीज़ को बनाते हुए उसमें लगे, वो रेलिवेंट कास्ट है। चेयर्स की मैंने मिसाल दी, अब चेयर के ऊपर जितनी आपकी वुड लगेगी, वो 2 kg लगती है, तो वो 2 kg की जितनी अमाउंट होगी वो उसकी रेलिवेंट कास्ट है। इरेलीवेंट कास्ट क्या है? विच वुड नॉट अफेक्ट द करंट मैनेजमेंट डिसीजन। एग्जांपल दी है, अ बिल्डिंग परचेज्ड इन लास्ट ईयर, इट्स कास्ट इज रेलिवेंट टू अफेक्ट मैनेजमेंट डिसीजन। अब उसने पिछले साल जब खरीदी है तो पिछले साल के अखराजात भी तो हुए होंगे। अब उस बिल्डिंग की जो लाइफ है वो तो 30 to 40 ईयर्स होगी, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब रेलिवेंट कास्ट तो वो होगी जो उसके ऊपर खर्चा लगे। अब इरेलीवेंट कास्ट क्या है? वो तो इसका बेनिफिट तो आपका मल्टीपल ईयर्स में है। अब आप कोई जब प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सर्टेन पीरियड के लिए होगी, एक सपोज 1 साल के लिए है। अब 1 साल उस बिल्डिंग की तो लाइफ तो है 30 ईयर्स। अब उसका बेनिफिट क्या है, तो उसको डिवाइड करेंगे 30 ईयर्स में, ये इसे कहते हैं कि इरेलीवेंट कास्ट है, वो रेलिवेंट नहीं है उसका खर्चा। संक कास्ट एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट, ये पास्ट कास्ट कहलाती हैं दोनों, जो पहले से हो जाएं। अब संक कास्ट क्या है? इज द कास्ट एक्सपेंडेड इन द पास्ट, जो पास्ट में खर्च हो जाए, जो खर्चा हो जाए और वापस ना आए। एग्जाम्पल भी दी है, द एंटिटी परचेज स्टेशनरी इन बल्क लास्ट मंथ, पिछले महीने हमने बहुत ज़्यादा तादाद में स्टेशनरी परचेज कर ली। दिस एक्सपेंस हैज़ बीन इनकर्ड, और जो खर्चा हो गया है, एंड विल नॉट रेलिवेंट टू द मैनेजमेंट डिसीजन टू बी टेकन सब्सिक्वेंट टू द परचेज। अब उसका नेक्स्ट उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो हो गया सो हो गया। तो ये क्या है हमारा? संक कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है कि आप
के पास दो चॉइसेस हैं और जो बेस्ट अवेलेबल है आपने उसको पिक कर लिया, तो ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है, आपको पास है, तो आप उसको ले लें और एक को फॉरगो कर दें और एक को टेक कर लें। पढ़ते हैं, इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सेक्रीफाइस्ड इन फेवर ऑफ अनदर अल्टरनेटिव। आपने एक बेनिफिट आपने छोड़ दिया, उससे बेस्ट आपको मिल रहा था, आपने उसको टेक कर लिया। एग्जांपल, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज, ही फॉरगोज द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट फर्दर इन हिज होटल। ठीक है, फिर उसको जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा नजर आया उसने वहाँ से छोड़ दिया और उसने होटल में इन्वेस्टमेंट कर ली, तो ये उसकी क्या थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट